नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार सिविल कोड प्यून परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स सेक्शन को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स सेक्शन से 35 प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं। हम लोग जो बगल में बुक दिख रही है चक्षु प्रकाशन की, इसी बुक से हम लोग प्रैक्टिस सेट को सोल्व कर रहे हैं। पीछे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप चक्षु प्रकाशन की बुक में देखिएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को पलटिएगा तो आपको जो बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है वो 51 नंबर पे आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में जो दिया हुआ है क्वेश्चन कहता है कि ए, बी, सी और डी एक वृत्त के बिंदु हैं जिसका केंद्र O है। जीवाएं AC और BD वृत्त के अंदर एक दूसरे को E पर काटती है। AB और CD रेखांकित की गई है। यदि कोण BAE बराबर 40 डिग्री और कोण ACD बराबर 100 डिग्री हो तो कोण BEC का मान क्या होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। A, B, C और D एक वृत्त के बिंदु हैं। तो मान लीजिए हमारे पास यह एक वृत्त है और इसके बिंदु जो है 1, 2, 3, 4 है। इसका नामकरण आप कर दिए A, B, C और D हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, जिसका केंद्र O है, मान लीजिए कि इसका केंद्र कहीं पर यहां पर है जो O है। जीवाएं AC, देखिए अब ध्यान से देखिएगा, जीवाएं AC ऐसे, जीवाएं AC और BD वृत्त के अंदर एक दूसरे को E पर काटती है। कहां काटती है? एक दूसरे को, केंद्र पर नहीं काट रही है, केंद्र से अलग काट रही है, यहां पर E पर काट रही है। मान लीजिए हमने पर काट रही है, E पर काटती है। AB, अब ध्यान से देखिएगा, यहां से इस बात को कह रहा है AB और CD को रेखांकित की गई है, यानी कि रेखा को अंकित किया गया है, खींच दिया गया है। यदि कोण BAE, BAE इसका मतलब हुआ यहां का मान कह रहा है, यह कोण के बारे में बता रहा है, कितना है? 40 डिग्री है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर 40 डिग्री है और कोण ACD यहां का बात कर रहा है, तो कोण ACD है जो कितना है? 100 डिग्री है। अब ध्यान से देखिएगा, 100 डिग्री है तो हमसे क्या पूछता है? तो कोण BEC का मान क्या होगा, मतलब इस कोण का मान यहां पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, B इस पॉइंट पर आके मिल रहा है, यहां पर E और C, हमको केंद्र से कोई मतलब यहां नहीं है, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। व्हाट, हमसे पूछा जा रहा है कि कोण BEC बराबर व्हाट। अभी तक हमने इसमें कुछ नहीं किया, क्वेश्चन जो भाषा में दी गई है उसको हमने फिगर में उतार दिया यहां पर। अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन में का, अब ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर एक इसका थ्योरम है, कहता है कि समान जीवा या समान चाप द्वारा वृत्त के एक ही ओर परिधि पर बना कोण समान होता है। अब हम यहां से क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहां पर यह इसकी जीवा है, सीधा कर देते हैं, यह इसकी जीवा है। तो देखिए इसके लिए एक थ्योरम होता है, यहां पर हम आपको बना देते हैं कि समान जीवा, ये जीवा हो गया, समान जीवा के द्वारा वृत्त के एक ही ओर परिधि पर बना कोण समान होता है। यानी कि इसका सहारा लेकर अगर कोण बना रहे हैं ना, तो यहां अगर थीटा बन रहा है तो यहां पर भी थीटा बनेगा, या ये जरूरी नहीं उसी में, अलग कहीं पर भी बनाएंगे, यहां भी बनाएंगे तो कोण थीटा ही बनेगा, कितना भी बना सकते हैं। वही चीज अब यहां से ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको यहां से परिधि, इसको जीवा मान रहे हैं और यह एक ही ओर का परिधि, यानी जीवा 2 भाग में इसको बांट रहा है, तो एक साइड के परिधि पर जब यहां पर 100 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहां पर भी 100 डिग्री का ही कोण बनेगा। अब समझिएगा ध्यान से, अब यहां से एक त्रिभुज हम लेते हैं A, B और E, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से आपको पता है कि एक कोण 100 डिग्री है और एक कोण 40 डिग्री है, तो यह कोण कितना हो जाएगा? यह कोण हो जाएगा 40 डिग्री। अब समझिएगा, यह 40 डिग्री हो गया तो
और सी जो है एक सीधी रेखा है, सरल रेखा है। तो एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा जो होती है वो कितना डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो ध्यान से देखिएगा, 180 डिग्री के कोण बनाती है एक सीधा लाइन, उसमें से 40 डिग्री एक साइड चला गया तो बचा कितना? 180 में से 40 डिग्री को घटा देंगे तो यानी कि ये इसके बारे में पता चल गया कि यह कोण कितना है? 140 डिग्री है। यानी BEC का मान जो है कितना है? 140 डिग्री है। अर्थात जो हमसे वाट पूछा गया है, इस कोण का मान कोण BEC बराबर कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। और जिस ऑप्शन में 140 डिग्री दिया होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोग हमको कमेंट करते हैं कि सर एडवांस मैथ इसमें पूछेगा या नहीं पूछेगा। तो और एडवांस मैथ हमको समझ में भी नहीं आता है। एडवांस मैथ तो हम एडवांस मैथ का क्लास लेंगे, लेकिन उससे पहले उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको चीजें समझ में जरूर आ जाएगी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, जिस ऑप्शन में 140 डिग्री दिया होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेमी है। यदि इसकी चौड़ाई 12 cm हो तो शीट का परिमाप क्या होगा? अब ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो हमारे पास क्षेत्रफल दिया हुआ है तो L इंटू बी अगर हम कर देंगे, इसका मान दिया हुआ है देख लीजिए यहां पर, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा और इससे यह कट जाएगा कितना बार में? 12 चौका 48। यानी L का मान हमारे सामने आ गया 40 और B का मान हमको दिया हुआ है 12 cm। अब समझिएगा तो क्या पूछता है? शीट का परिमाप। इससे आसान कुछ हो सकता है? तो क्या हो जाएगा? परिमाप बराबर 2 इंटू L प्लस B होता है। तो रख दीजिए 2 गुने कितना हो जाएगा? डायरेक्ट रख देते हैं, गुना 52 कर देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा और 104 cm भी हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 104 cm दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न को बनाने के लिए बहुत ज्यादा कलम चलाने की भी जरूरत नहीं है। जहां पर कैलकुलेशन थोड़ा सा फंसता है वहां पर कलम चला लीजिए आप। अर्थात जिस ऑप्शन में 104 cm दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6 cm, 5 cm और 4 cm है। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेंगे। देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग समझदारी के साथ इसको सोल्व कर लेंगे, ताकि अगर हमें फॉर्मूला भी याद नहीं है या क्वेश्चन क्या कह रहा है ये चीज भी हमें पता चल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसका हम लोग चित्र बना लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें मान लीजिए हम इसको L कह दिए और इसको B कह दिए और इसको हमने H कह दिया। तो इसमें देखिएगा यहां भी एक आयत बन रहा है, फिर यहां यानी 6 सतह पर 6 आयत बन रहा है। इसको हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, तो जो जितना क्षेत्रफल का इस साइड बनेगा उसी के सामने उतना ही बनेगा, जितना ऊपर बनेगा उतना ही नीचे बनेगा, और जितना इस साइड बनेगा उतना ही इस साइड बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो कुल पृष्ठ हो जाएगा, बस हो गया। तो क्या करेंगे? 2 इसलिए कर देंगे पहले ही, 2L प्लस L इंटू बी प्लस L इंटू एच प्लस B इंटू एच कर देंगे। अब मान को सबको रख देंगे यहां पर, 2 इंटू L, L का मान कितना है? 6 है और B का मान कितना है? 5 है। फिर L का मान कितना है? 6 है और इसका मान कितना दिया गया है? 4 दिया गया। फिर B का मान कितना दिया गया है? 5 दिया गया है और इसका मान हमारा 4 दिया गया। कर दीजिए इसका कैलकुलेशन, कितना हो जाएगा? देखिए 4 5 20 लिख देते हैं एक बार, 20 यहां कितना हो जाएगा? 6 चौका 24 और यहां कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब समझिएगा, 30 20 50, 50 20 70 और 4 74, 2 में 74 से गुना हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 दूना 8, उसके बाद कितना जाएगा? 7 दूना 14, 148 cm स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 148 cm स्क्वायर दिया गया है वही हमारा आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो
अंकों का क्रम उलट जाता है वह संख्या है। क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को एक बार पहले बाई ऑप्शन भी बनाया जाता है। अगर आसानी से बन जाता है तो पहले आसानी से हम लोग बाई ऑप्शन सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। तो ऑप्शन में चेक कीजिए, 2 और 5 7, 5 और 2 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, सब में 7 पूरा हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाता है तो जैसे ही इसमें हम लोग 27 को जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो क्रम उलट गया, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका समझिएगा, एक ही बार में इस प्रकार का क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा मेथड हम लोग अगर उस तरीके से आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग लिखेंगे, माना कि 2 अंकों वाली संख्या बराबर 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई हो गया। तो अब ध्यान से देखिए क्या बोला है, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 7 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब बढ़ेंगे, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाता है, यानी 10x प्लस वाई प्लस 27 बराबर 10x प्लस x हो जाएगा। अब भेजिए इसको, देखिए 10x में से इस साइड भेजेंगे इसको तो x को घटाएंगे और ये इस साइड आएगा तो यह नेगेटिव हो जाएगा, यानी 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर माइनस 27 हो जाएगा और इससे यह कैंसिल होगा तो 3 आएगा, यानी कि x माइनस वाई बराबर -3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब समझिएगा, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जब सोल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 और 2 को जैसे ही जोड़ेंगे तो x तो 2 बार है तो ये जुड़ जाएगा, लेकिन y प्लस है और 1 बार माइनस है तो यह कैंसिल हो गया। तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, x बराबर, अब यहां देखिएगा 7 में से 3 चला जाएगा तो 4 बचेगा हम लोगों के पास। उसके बाद हो जाएगा 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। अब y का मान देखिएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, जैसे ही वो x का मान इसमें रखेंगे इधर आके घटेगा तो y का मान 5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमने मूल संख्या क्या माना हुआ था, 10x प्लस y, यानी कि संख्या बराबर हो जाएगा 10 गुने 2 प्लस 5 बराबर 25, अर्थात जिस ऑप्शन में 25 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा क्या कहता है, यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r होता है, जिसका मान हमको दिया हुआ है। ध्यान से देखिए कैसे काटेंगे, पाई बराबर 22 बटा कितना होता है, 7 होता है। जैसे ही इसको काटेंगे तो बटा में सिर्फ 7 बचेगा, r का मान हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। क्या करेंगे, यहां मान रखिए 22 बटा 7 गुना 7 कर देंगे, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। 7 गुना 14 का 4, 14 है कितना जाएगा 15, अर्थात 154 cm स्क्वायर जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है कि यश और प्रिया के पास मिलकर 41 रुपया है। यश के पैसे का 1/4 प्रिया के पैसे के 1/7 से 2 रुपया अधिक है, प्रिया के पास है। बहुत आसान क्वेश्चन है, यह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दोनों का मिलाकर 41 रुपया है। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में फाइनल किसके बारे में पूछा गया है, प्रिया के बारे में हमसे पूछा गया है। तो मान लीजिए कि इसको कह देंगे प्रिया और इसी को कह देंगे यश, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, तो मान लीजिए जिसको निकाला ना उसी को डायरेक्ट x मान लेंगे, तो यह कितना हो जाएगा 41 माइनस x हो जाएगा। अब चलते हैं, प्रश्न क्या कहता है, यश के पैसे का 1/4 प्रिया के 1/7 से 2 अधिक है। किसका, यश का। यश का ज्यादा है, 41 माइनस x, इसके पैसे का 1/4 है वह अधिक है, किससे, प्रिया के 1/7 से 2 रुपया यह ज्यादा है। तो क्या करेंगे, उसको माइनस का। अब ध्यान से देखिएगा, अभी इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहां 7 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 7 के 7 और हो जाएगा 7 का 7 और हो जाएगा 7 चौका 28 माइनस कितना हो जाएगा 7x, और उसके बाद यह कितना हो जाएगा, हम लोग के पास गुना होगा तो यह हो जाएगा माइनस में
4x और यह जाकर 7 चौका 28 और 28 दूना कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये जाएगा इस साइड और ये दोनों एक साथ ऐड हो जाएगा हम लोगों का, तो कितना जाएगा 7 4 11 माइनस 11x बराबर ये आएगा इस साइड। तो एक देखिए ये क्या होगा कि 56 प्लस में रहेगा और 287 माइनस हो जाएगा। अब इसमें से घटा दीजिए, माइनस 11x हो जाएगा, रिजल्ट तो माइनस में आना तय है। अब घटाएंगे इसमें से तो क्या आएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा, उसके बाद 8 में से 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा। देखिए इससे यह कैंसिल हो गया। अब ध्यान से 11 से 11 दूना 22, 11 एकम 11 यानी x का मान कितना आ गया 21, यानी x का मान ही किसका मान है, प्रिया के पास जो पैसा है उसका मान है, अर्थात प्रिया के पास 21 रुपया है और जिस ऑप्शन में 21 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है कि उस समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 30 सेमी स्क्वायर और विकर्णों की लंबाई का योग 17 हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सम चतुर्भुज की अगर विकर्ण दिए गए हैं तो इसकी भुजा ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है भुजा बराबर रूट अंडर d1 बट्टा 2 का होल स्क्वायर प्लस d2 यानी दूसरे विकर्ण का हाफ का स्क्वायर होता है। ये सबसे पहले अब हमें d1 और d2 का पहले मान ज्ञात करना होगा, तभी यह निकल सकता है। और एक तो हमारे पास दिया हुआ है पहले से d1 प्लस d2 बराबर 17। अब समझिएगा और भी चीजें दी हुई है, यहां पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, यानी कि 1/2 गुने d1 इंटू d2 होता है। तो आइए देखते हैं, इसका मान 30 दिया हुआ है और 1/2 गुने d1 गुने d2 हम जानते हैं। अब जैसे इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा d1 इंटू d2 या गुना कर दीजिए बराबर 60 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए इसको तो फिर अगर इस अलग अलग मान ज्ञात करना है तो इन दोनों का सहारा लेकर फिर बनाएंगे d1 माइनस d2 का मान में लेके जाएंगे फार्मूला के माध्यम से, एल्जेब्रिक फार्मूला। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम नहीं चाह रहे कि उस तरीके से इसको लेकर जाएं। थोड़ा सा दिमाग अपना लगाएंगे कि क्या क्या तोड़े कि ये मान आ जाए। अब मान लीजिए कि इसको d1 को 3 इसको 20 करते तो 20 3 60 हो जाएगा, लेकिन क्या 20 और 3 23 हो रहा है, गलत 23 हो रहा है, लेकिन यहाँ 17 है, गलत हो रहा है। इसको क्या तोड़ेंगे, अब यहां से देखिए तो 12 5 17 हो जाएगा, लेकिन 12 25 60 भी फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब पहले d1 का मान आ गया 5 कह सकते हैं और d2 का मान आ जाएगा हमारे पास 12। देख लीजिए ये मान तो हमारे सामने आ गया। अब इन दोनों का सहारा लेके इस फॉर्मूला पर लगा दीजिए, भुजा का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। भुजा बराबर बटा, आप ध्यान से देखिए, जैसे ही d1 का मान रखेंगे यहां पर तो बनेगा 2.5। 2.5 का मतलब कितना होता है, 2.5 का मतलब हो जाता है 25। कितना जाएगा 2.5 मतलब ऐसे लिख देते हैं, देखिए ऐसे लिख दिए डायरेक्ट, 2.5 हो जाएगा प्लस यहां अगर इसका रखेंगे यहां पर मान 12 तो भाग देंगे 2 से तो हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा, देखिए यह हो जाएगा 36 और यह कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर होता है 625। कितना होता है 625, तो 6.25 प्लस यह कितना जाएगा 36। अब इन दोनों का सहारा लीजिए, जोड़िए इसमें तो कितना जाएगा 40 और 2 42, 42.25। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए लास्ट में अगर 5 है, दशमलव बाद की बात है, तो 5 का तो 5 हो जाएगा। और इस तरीके से इसको 42 को इस तरीके से तोड़ेंगे, यहाँ पर जो भी मान होगा उसको इस तरीके से तोड़ेंगे, उसका अंतर 1 का हो, 7 42। तो यहां पर छोटा वाला मान रख दिया जाता है और 2 अंक के बाद इस वर्गमूल के चिन्ह में दशमलव, तो 1 अंक के बाद बाहर निकलने के बाद दशमलव दे देंगे। जिस ऑप्शन में 6.5 cm दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में विभाज्यता के नियम से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है यदि संख्या 625329115 ए, यह क्या है ए है, 6 से पूर्णतः विभाज्य है, तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक
होगा, यानी कौन सा होगा, ऑप्शन हमारे सामने दिया गया है। अब ध्यान से समझिएगा, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी में विभाज्यता की जांच में आप जानते हैं कि कोई संख्या 6 से तब विभाज्य होता है जब वह संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले अब विभाज्यता के नियम में आप जानते हैं कि 2 से कोई संख्या कब कटती है। 2 से संख्या वह तब कटती है जब उसका अंतिम अंक कहिए या इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। इसका मतलब हुआ कि यहां पर कोई एक जो संख्या होगा वो कोई सम संख्या होगा, तो ऑप्शन ए हो ही नहीं सकता है और ऑप्शन डी नहीं हो सकता है। अब बात आता है या तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा या ऑप्शन सी होगा। तो अब चलते हैं विभाज्यता के नियम के अनुसार यह पास कर जाएगा। अब चलते हैं विभाज्यता के नियम 3 पर। तो विभाज्यता का नियम जो है 3 का, वह क्या है, कहता है कि यदि किसी संख्या में उपस्थित अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब चलिए तो यहां पर एक बार लिख देते हैं 625329115 लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, 9 पूरा करते जाइए, उसको कैंसिल करते जाइए। 9 यहां से कैंसिल हो गया, या 3 पर ही इसको कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से पूरा खत्म हो गया, फिर यह 6 और यहां से और यह इसके साथ और फिर यह कैंसिल हो गया। 5 और 1 6 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां पर जो मान आएगा तो क्या 8 रखेंगे तो क्या वह 3 से विभाजित होगा, विभाजित नहीं होगा। तो 6 रखेंगे यहां पर और 1 का मान जो हमारा होगा क्या होगा, 6 होगा, 6 होगा। और मान यहां जब हम रखेंगे तो देखिए सबको जोड़ेंगे तब भी यह 3 से विभाजित पूरा हो जाएगा। अर्थात जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष की दर से 10,000 रुपया की राशि 2 वर्षों के लिए उधार ली गई। यदि वह राशि उतनी ही अवधि के लिए किंतु 6% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष की दर से ली गई होती तो कितना और अधिक ब्याज देना पड़ता। क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कितना आसानी से और कैसे सोल्व किया जाता है। सबसे पहले 2 रेट दिया गया है, तो पहले उसके रेट को आप ज्ञात कीजिए। देखिए पहला जो दिया हुआ है और एक दूसरा दिया हुआ है। तो देखिए जो पहला जो रेट दिया गया है 5% के दर से, और जो हमारी समय अवधि है जो समान है यानी 2 वर्ष के लिए है, तो उसका जो a+b जो ये फॉर्मूला बार बार मैं बताता हूं, इस पर आप जब यूज कीजिएगा 2 बार 5 को तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 5 + 5 + 5 × 5 यानी कि 5 × 5 10, तो हो जाएगा 10.25%। और जब 6 रखेंगे यहां पर तो 6 + 6 + 6 × 6/100 यानी कि 6 × 6 12 और 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36 और इससे भाग देंगे यानी कितना हो जाएगा 12.36%। ये देखिए ब्याज के प्रतिशत में इतना का अंतर आ गया। तो अब अंतर ज्ञात कीजिए तो क्या हो जाएगा, इसमें से घटाइए, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 आएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा फिर 1 आएगा, उसके बाद यहां पर दशमलव आ जाएगा, फिर 2 में से 0 जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा, प्रतिशत में इतना का अंत। अब इसको रुपया में बदलने के लिए मूलधन के 1% से गुना कर दीजिए। तो मूलधन हमारे पास दिया हुआ है, मूलधन हमारे पास है 10,000, तो 10,000 का 1% कितना होगा तो 100 होगा। इसमें 100 से हम लोग गुना कर देंगे। जैसे ही 100 से गुना करेंगे तो यह रुपया में बदल जाएगा, कितना रुपया हो जाएगा 211 रुपया का अंतर आ जाएगा। यानी कि उसको कितना और अधिक ब्याज देना होगा तो 211 रुपया, और जिस ऑप्शन में 211 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है कि एक 6 अंकों की संख्या ABCDEF बनाने के लिए अंक 1 2 3 4 5 और 6 प्रत्येक एक बार प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि 3 अंक संख्या ABC 4 से विभाज्य होती है, BCD 5 से विभाजित होती है, CDE 3 से विभाजित होती है और DEF 11 द्वारा विभाजित होती है, वह संख्या है।
क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन देखने में बहुत ही लग रहा है कि क्या करे नहीं करे कैसे करे, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। अब समझिएगा चीजों को थोड़ा सा ध्यान से। ए बी सी डी ई एफ, इसी क्रम में इसको उठा के रखना है, उसी को तोड़ तोड़ के बताया है। ए बी सी को किससे बताया है विभाजित होना चाहिए, ए बी सी को 4 से विभाजित होना चाहिए, लेकिन बताया कि बी सी डी को 5 से विभाजित होना चाहिए। उसके बाद फिर बोला गया है सी डी ई को 3 से विभाजित होना चाहिए, और उसके बाद बोला गया है डी ई एफ को 11 से विभाजित होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि बी सी डी, ध्यान दीजिएगा, बी सी डी जो है इसको 5 से विभाजित होना है। तो आप बताइए कि कोई संख्या 5 से कब विभाजित होती है? वह संख्या उस संख्या के इकाई स्थान पर या तो 0 हो या 5 हो, तभी वह संख्या 5 से विभाजित हो सकती है। और हमारे पास जो अंक बनाना है उसमें 0 नहीं है, इसका मतलब हुआ कि डी के स्थान पर 5 होना तय है। तो जहां पर डी के स्थान पर अगर 5 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी को आप चेक करके चेक कर सकते हैं उस तरीके से। तो आइए अब हम लोग पहले चेक करते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 नंबर, इसका मतलब हुआ कि 4 नंबर पर 5 जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर होगा। आइए ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर 2 बार 2 जगह पर अगर ऐसा मिलता है तो क्या करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखिएगा, देखिए 1 2 3 4 यहां पर नहीं, 1 2 3 4 यहां पर भी नहीं, 1 2 3 4 यहां पर है, 1 2 3 4 इसमें भी नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है भाग विधि द्वारा 2 संख्याओं का म स प निकालने पर अंतिम भाजक 49 यानी कि 49 और संबंधित भागफल 17, 3 और 2 है। दोनों में से बड़ी संख्या को जब 433 से विभाजित करें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले जब 2 संख्या है और भाग विधि से सोल्व किया गया तो करते क्या है, इसको पहले ऐसे बना दीजिए, पहले ऐसे बना दीजिए, भागफल आया होगा कुछ। देखिए अब यहां पर जो भागफल का क्रम है 17, 3, 2 आया है, और क्या बोला है अंतिम भाजक 49 है। इसका मतलब इसका मस्सा है 49। अब देखिए तो यहां पर तो कैंसिल हो गया होगा, जो शेषफल आया होगा 0, तभी तो वो अंतिम भाजक कहलाया। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 4 दूना 8 और कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 98। अब 98 यहां पे आ गया, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहां 2 मतलब 100 पूरा होने में 2 कम है, तो अगर इसे गुना करते अगर ये 100 होता तो 300 हो जाता, 349 हो जाता। लेकिन 349 में से 6 को कम कर दीजिए, तो कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 कम कर देंगे तो हो जाएगा 343 बन जाएगा। 343, यह 343 यहां से आया हुआ है, इसका मतलब छोटी संख्या जो है 343 है। और एक जो अगला प्राप्त करेंगे, इन दोनों का मल्टीपल भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल कर देंगे, तो हमारा जो मान होगा यहां पर बड़ी संख्या वो प्राप्त हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 17 इधर लिखना होगा कहीं बगल में, 17 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहे हैं, 17 तिया 51, 17 तिया 51 का 1 हो जाएगा, तो हासिल हम लोग के पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद समझिएगा 17 चौका 68, 68 और उसके बाद में 5, तो कितना हो जाएगा 68 और 5 हो जाएगा आपको 73, 73 का 3 हो जाएगा, तो हासिल हम लोग के पास कितना हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 7। उसके बाद हो जाएगा 17 तिया 51, 51 और उसके बाद में यह कितना आया है 68, 51 ये 73 आया है, ठीक है 73 तो 7 आया है, और 51 और 7 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, 58। अब ये आके फिर इसमें ऐड होगा 98, तब जाके यहां वाली संख्या हमको प्राप्त हो पाएगी। जोड़िए तो कितना होता है 9 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सॉरी 9 1 करें 9 3 12 ना होगा, 12 का 2 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। यानी यहां पर जो संख्या प्राप्त हुआ 5929 प्राप्त हुआ। अब यही वह बड़ी संख्या है, इसी में कहा है कि 400 कितना से भाग देना है, 433 से भाग देना है। तो 5929 में 433 से हम लोग भाग देंगे, तो एक बार में जाएगा तो हो जाएगा 433। तो क्या हो जाएगा यहां पर, यहां बन जाएगा 9, क्योंकि 12 में से 9 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। ये बन गया 8, 8 में से
3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, उसके बाद यहां पर हो जाएगा 1 और यहां हो जाएगा 9। अब देखिए 4 चौका 16 नहीं जाएगा, जब जाएगा तो यह 3 बार में ही जाएगा, तो कितना जाएगा 3 तिया 9, फिर हो जाएगा 3 तिया 9, उसके बाद हो जाएगा 3 चौका 12। अब घटा दीजिए इसको, कितना होगा 0 0 3 और यह कैंसिल हो जाएगा, यानी शेषफल जो आएगा कितना आएगा 300 आएगा। और जिस ऑप्शन में 300 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपया हो जाती है तो राशि है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हो जाती है मतलब हो गया, यह मिश्रधन दिया गया है, ब्याज और मूलधन को जोड़कर दिया गया है। तो मूलधन हमारा 100% होता है और इसका ब्याज कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। 5% प्रति वर्ष है और 6 वर्षों के लिए दिया गया है, तो 6 × 5 = 30, यानी 30% बढ़ जाएगा। तो 100% और 30% मिला के कितना हो जाएगा 130%। और इसी 130% का मान हमको दिया हुआ है 2600 रुपया। तो 1% का मान इच्छा हो तो निकालिए, नहीं तो डायरेक्ट 100% भी निकाल सकते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, उसके बाद 13 दूना 26, यानी क्या हो जाएगा 1% का मान 20 रुपया होगा। यानी 100% हमेशा हमारा पी होता है, प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है। तो 100% बराबर, यानी कि वो तो राशि है, तो राशि कितना हो जाएगा 2000। और जिस ऑप्शन में 2000 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 या एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रश्न है। बहुत आसान क्वेश्चन रहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 35 और उनका लघुत्तम समापवर्त 525 है। यदि उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है और इसको हम सिद्ध करके भी बता सकते हैं कि आखिर ऐसे कैसे होता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मस्सा, ये फॉर्मूला होता है। आप लगाइए पहली संख्या, तो पहली संख्या में प्राप्त है 175, दूसरी संख्या पता नहीं, और इसका लसा और मस्सा कितना दिया हुआ है, लसा हमारे पास दिया हुआ है, लसा यानी कि एलसीएम कोई आगे पीछे लिख सकते हैं, गुना में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 525 गुना कितना हो जाएगा 35। अब ध्यान से देखिएगा, 35 से यह कितना बार में कट जाएगा 2 और 3 5 बार में कट जाएगा, और फिर यह 5 से कितना बार में कट जाएगा 105 बार में कट जाएगा, अर्थात दूसरी संख्या बराबर 105। जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 10 मीटर हो तथा इसमें 1200 घन मीटर पानी है तो झील की गहराई है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, क्वेश्चन को वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम यानी कि आयतन इक्वल टू आयतन हम लोग कर देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अब ध्यान से देखिएगा, एक झील की लंबाई कितना दिया हुआ है 40 मीटर दिया हुआ है, इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है 10 मीटर दी गई है। उसके बाद बात करते हैं किसका, ऊंचाई गहराई का, तो गहराई हमें या ऊंचाई का ये पता नहीं है। आयतन इसका दिया हुआ है कितना 1200 घन मीटर, तो बस हो गया। देखिए 00 से 00 कैंसिल हो गया और 4 से कितना बार में कटेगा 3 बार में, यानी झील की गहराई है 3 मीटर और जिस ऑप्शन में 3 मीटर दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है कि एक व्यक्ति किसी दूरी पर पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी द्वारा आने में 6 घंटे 15 मिनट का समय लेता है। दोनों ओर पैदल आने जाने में उसे 7 घंटे 45 मिनट लगते हैं। दोनों ओर घुड़सवारी द्वारा जाने आने में उसे कितना समय लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। दोनों ओर पैदल ही आता है और जाता है, इसका मतलब पैदल जाता है और पैदल आता है, तो पैदल कितना बार हो गया 2 बार हो गया। आप दो बार 2 गुने पैदल बराबर इसको कितना समय लग रहा है 7 घंटे। और तो ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं 7 घंटे
45 मिनट का इसको समय लगता है। अब समझिएगा, तो एक बार पैदल जाने में इसको कितना समय लगा है, तो पैदल का जो मान है इसको ज्ञात कर लिए। अब ध्यान से देखिए करेंगे क्या करेंगे, जब इसका आधा करेंगे तो 3.5 घंटा होगा, तो 3 घंटा हो जाएगा, और जो 30.5 मिनट है इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा, यह बन जाएगा 75। कितना हो जाएगा 75, और 75 नहीं सॉरी, पहले इसमें भाग देंगे, तो भाग देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 45/2 हो जाएगा, और जो 30 मिनट आया है इसमें अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 दूना 60, 105/2 मिनट लगेगा, इतना लगेगा इसको। अब समझिएगा पैदल आने जाने में। अब समझिएगा, अब यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है इसको पैदल जाने और घुड़सवारी द्वारा आने में इसको समय कितना लगता है, ये दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 6 घंटा 15 मिनट। तो जब हमको पैदल का मान पता चल गया है तो इस मान में से रख के घटा देंगे, तो क्या करेंगे यहां पर घटा देंगे तो हमको घुड़सवारी के बारे में पता चल जाएगा। घुड़सवारी का मान पता चल जाएगा, तो घटा देंगे इसमें से, तो घटाइए, यहां पर घटाएंगे कितना 3 घंटा 105/2 मिनट को घटाएंगे हम लोग। तो देखिए तो कैसे घटाएंगे हम लोग, यहां पर कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा हम लोग के पास ये 3 तो नहीं घट रहा है, तो देखिए इसको 1 घंटा देंगे, जब 1 घंटा देंगे तो यह बनेगा 75। अब 75 में फिर 2 से आपको गुना करना होगा, तो 75 दूना 150, तो 150 में से 105 घट जाएगा तो क्या बचेगा 45/2 मिनट बचा यहां, और यह 5 यानी बच रहा है 2 घंटा 2 घंटा, ठीक है, 5 में से 3 घंटा बचा 2 घंटा। अब समझिएगा, तो एक बार घुड़सवारी करने का मान इतना आ रहा है, तो 2 बार घुड़सवारी, यानी कि घुड़सवारी से जाता है और घुड़सवारी से आता है तो 2 बार ना हो जाएगा, तो इसको 2 से इधर गुना कराएंगे, तो इस मान में भी हम लोग क्या करेंगे 2 से गुना करा देंगे, मिनट है 2 से गुना इधर भी करा देंगे। जैसे ही गुना कराएंगे तो आप बताइए यह क्या बन जाएगा, यह बनेगा 4 घंटा, और यह इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 45 मिनट। अर्थात जिस ऑप्शन में 4 घंटा 45 मिनट दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है एक कैंप में भाग लेने वाले 800 व्यक्तियों के लिए 30 दिन की खाद्य सामग्री है, परंतु इस कैंप में केवल 600 व्यक्तियों ने भाग लिया, यह सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 800 व्यक्ति है और कितने दिनों के लिए है, 30 दिनों के लिए है, तो सिर्फ 600 व्यक्तियों ने भाग लिया, तो यह खाना कितने दिनों तक चलेगा, यह खाद्य सामग्री कितने दिन चले, तो x दिन। देख लीजिए अब क्या करेंगे, 00 से 00 कैंसिल हो गया, और इस 6 पचे कितना हो जाएगा 30, तो 8 पचे 40, यह खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चली या कितने दिनों में समाप्त होगी, तो 40 दिनों में समाप्त होगी। अर्थात जिस ऑप्शन में 40 दिन दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 यह रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है यदि 3x - y अनुपात x + 5 × y बराबर 5:7, तो x + y अनुपात x - y का मान है, यानी कि x और y का मान पहले ज्ञात कीजिए। देखिए कई तरीके हैं, इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 भी बना सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अनुपात का अर्थ होता ही है बट्टा, प्लस 5y बराबर 5/7, 5/7, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 × 21 और यह हो जाएगा 5 × 5। तो देखिए 5 इधर आके घटेगा 21 में से, तो कितना बचेगा 16x बचेगा। उसके बाद देखिए ये जाएगा इधर, तो 7x और ये होगा 25 और ये आएगा इधर आगे जुड़ जाएगा, तो 25 32 हो जाएगा, 32y, 16 दूना 32, 2 बार में कट गया, तो x बराबर 2 आ जाएगा, y बराबर इसका मान 1 आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया है x + y अनुपात
x माइनस वाई का मान हमसे पूछा गया, तो रख दीजिए मान। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और इधर 3 में से 2 में से 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अर्थात जिस ऑप्शन में 3:1 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है n संख्याओं का औसत x है, यदि दो संख्याओं में से प्रत्येक से 36 घटा दे तो नया औसत x माइनस 8 हो जाता है, n का मान होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। करेंगे क्या इसमें हम लोग, योग इक्वल टू योग कर देंगे, सम इक्वल टू सम कर देंगे। अब ध्यान से समझिएगा यहां पर क्या करेंगे। हम लोग जानते हैं कि योग बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या, तो कर दीजिए इसका कैलकुलेशन n x, और इसी संख्या में से यहां से ऊपर में के दो संख्या में से 36 घटा दिया जाता है, तो दोनों मिला कितना घटा दिया जाता है 72 घटा दिया जाता है, तो इसके कारण नया औसत कितना हो जाता है हमारा x माइनस 8 हो जाता है। लेकिन जो हमारा संख्या है n संख्या, वो n का n ही रह जाता है, n रह जाता है। अब कैलकुलेशन इसका कर दीजिए तो हमें n का मान पता चल जाएगा। तो अब देखिए n x माइनस 72 बराबर, देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा n x अब माइनस n इंटू 8 हो जाएगा। तो देखिए इससे यह कैंसिल हो गया और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इससे यह कितना बार में कट जाएगा 9 बार में कट जाएगा, तो n का मान कितना हो जाएगा 9, अर्थात जिस ऑप्शन में 9 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है 400 रुपया की राशि 4 वर्षों में 480 रुपया हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो वह कितनी हो जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहले कितना हो गया है 480 हो गया है। अब समझिएगा हमारे पास मूलधन जो है कितना 400 रुपया है, और दर जो है 2% बढ़ा दिया जाता है, तो 4 वर्ष में कितना परसेंट बढ़ जाएगा 4 दूना 8% बढ़ जाएगा, और मूलधन के 1% से जैसे ही गुना करेंगे तो अब बाकी जो अधिक ब्याज है वो प्राप्त हो जाएगा, तो 8 चुका कितना हो जाएगा 32, तो 32 रुपया और बढ़ जाएगा अगर 2% रेट बढ़ा दिया जाएगा। तो अब जोड़ दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 512 रुपया हो जाएगा, अर्थात जिस ऑप्शन में 512 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है कि मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी तथा 3,48,000 रुपये में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल ये बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब पहले इसमें अंतर निकालिए, 3,48,000 और 2,50,000 में कितना का अंतर है, तो यह 98,000 यानी कि 98,000 का अंतर है, इतना उसको लाभ हो रहा है कितना पर 2,50,000 पर, और गुना कर देंगे 100%। अब ध्यान से देखिएगा, 000 से 000 कैंसिल, उसके बाद यह 50 दूना कट जाएगा, और यह कितना बार में कट जाएगा 4 और 1 5 बार में कट जाएगा। उसके बाद करेंगे क्या, इसमें आप एक और ऊपर भी 2 से गुना कर दीजिए और एक नीचे और 2 से गुना कर दीजिए। क्यों, क्योंकि यहां पर 10 बना दिया हमने नीचे, ताकि हमको भाग देने में सुविधा हो जाएगा। अब कीजिए 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 4 से इसमें गुना कीजिए, तो 8 चौका 32 का 2, तो हासिल कितना हो जाएगा 3, और 9 चौका 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। अब देखिए 5 दूना 10, एक अंक के बाद दशमलव देंगे, यानी कि 39.2% जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कहता है एक संख्या 10 के घन से 150 कम है, इस संख्या के 3/17 का 46% क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 10 का घन करेंगे तो 1000 होगा, 1000 से 150 कम करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको
850। इसका कितना चाहिए? इस संख्या के 3/17 यानी 3/17 का 46% होना चाहिए। 46/100 हो जाएगा। बस इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर हम लोग के सामने आ जाएगा। देखिए 17 पचे 85 और 50 दूना 100, 2 से कट जाए कितना ये कटेगा? 23 बार में 23 से इसको गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 69 यानी कि 69 जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है कि 270 तथा 405 का लसप तथा मसप का अनुपात है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 270 का गुणनखंड तोड़िए। तोड़ेंगे अगर इसको तो यह क्या हो जाएगा? यह टूटेगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 405 को हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए अगर 9 से अगर भाग देंगे ये इसमें तो कितना आ जाएगा? पहले इसको भाग दे दीजिए ताकि छोटा बन जाए। 9 से जब भाग देंगे तो 9 चौका 36 होगा, 9 चौका 36 और फिर क्या हो जाएगा? 9 पचे 45। इसका मतलब हो जाएगा 3 गुने 3 गुना 3। उसके बाद में हो जाएगा फिर कितना हो जाएगा? 3 गुना 3 एक 9 और ये 45 कैसे बनेगा? 9 पचे 45। बस हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमसे बोला गया लस, तो लस हो जाएगा लस और एक साइड में हम लोग लिख देंगे मस। तो लसा ध्यान से देखिएगा कितना इसमें 3 है और यहां पर 4 है तो चारों आएगा हम लोग के सामने 3 गुने 3 गुने 3। उसके बाद हो जाएगा 5 2 है तो एक 5 भी आएगा और 2 शामिल नहीं है तो वो भी आएगा। अब आगे देखिएगा मस्सा में क्या आएगा? मस्सा में जो आएगा 3 बार आपको क्या आएगा? ये 3 आएगा। उसके बाद में एक बार 5 भी आएगा। अब देखिए ध्यान से 3 से 3 कट गया और 5 से 5 कट गया, यानी 3 दूना कितना हो गया? 6। तो 6:1 हमारा आंसर हो जाएगा और जिस ऑप्शन में दिया हुआ है वही हमारा आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है कि यह सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है और कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए और इसका मान क्या होगा। ध्यान से देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे। 8 चौका 32, 8 रहने देंगे, 4 को बाहर लेंगे रूट में, तो रूट से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। इसमें भी वही चीज होगा। 12 चौका 48, इसको बाहर ले लेंगे। आप ऐसे भी ले सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा। दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो चीजें वही आएगी, कोई अलग नहीं आएगी। और बट्टा में √8 प्लस रूट में 12 और यह दोनों एक साथ है तो इसके साथ यह कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास? रूट में 4 और इसका मान क्या होता है? 2, और जिस ऑप्शन में 2 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में जो दिया गया है यह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कहता है इस मान का उत्तर ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बिना कलम चलाए यह बन जाएगा। सबसे पहले बार ब्रैकेट की क्रिया करेंगे तो क्या होगा? 4 और 2 6 हो जाएगा। उसके बाद इसमें आके भाग देंगे तो यहां तक 6 दूना 12 2 होगा। आप बताइए जब इसमें से इस मान को घटाएंगे तो क्या आएगा? यहां तक का मान में 14 हो जाएगा, 16 में से 2 चले जाएगा। अब यह माइनस इसमें एंट्री करेगा तो यहां तक के मान में क्या हो जाएगा? 18 और 14 में कितना का अंतर है? 4 हो जाएगा। और 4 से इसमें जब हम लोग भाग देंगे तो यहां तक आएगा तो मान 5 हो जाएगा। अब बताइए फिर यह माइनस इसमें एंट्री करेगा तो 43 में से 5 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा? 38 बच जाएगा। और जिस ऑप्शन में 38 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है कि n का अधिकतम पूर्णांकीय मान क्या है जिसके लिए n² प्लस n प्लस 6 बटा n एक पूर्णांक है। दोनों जगह पे पूर्णांक होना चाहिए। n का अधिकतम मान कहा है तो अधिकतम मान तो अनंत तक जाएगा, लेकिन ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो अधिकतम कहां है? डी में है। तो इस पर पहले चेक करेंगे कि क्या जब इस मान को रख के इसको हम सोल्व कर रहे हैं तो क्या एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। तो देख लीजिए क्या करेंगे। बाई ऑप्शन n बराबर 8 लिख देते हैं लेने पर।
कर दीजिए कैलकुलेशन, 8 का स्क्वायर प्लस 8 6/8 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां तो कटेगा, यहां कटेगा, यहां नहीं कटेगा, शेषफल आ रहा है, इसका मतलब n बराबर 8 यह नहीं होगा। तब क्या करेंगे, n बराबर 6 लेंगे। जब हम लोग 6 लेंगे, 6 लेने पर देखिए हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6, उसके बाद फिर 6 और उसके बाद 6, 2 6 है, कटेगा तो एक 6 आएगा, फिर यहाँ एक कट जाएगा, यहां भी कट जाएगा। इसका मतलब n का अधिकतम मान क्या होगा, 6 होगा। और जिस ऑप्शन में 6 दिया गया है, देखिए 6 7 और 1 8 बार में पूरा पूरा कट रहा है, तो जो मान भी प्राप्त हो रहा है, अब फिर यहां पर भी जो भागफल हमारा जो प्राप्त हो रहा है वह भी एक पूर्णांक पूरा पूरा हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए n का जो मान होगा, अधिकतम मान, यहां पर वह 6 होगा। जिस ऑप्शन में 6 दिया गया है वही हमारा आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में कहता है कि 30 व्यक्ति एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इस काम को 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 30 व्यक्ति किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इस काम को 20 दिन में पूरा करने के लिए 30 व्यक्ति में कितना और प्लस करना होगा? बस हो गया, ध्यान से देखिएगा, यहां से इसे कैंसिल हो गया, उसके बाद ये इससे कटेगा तो कितना होगा, 12 होगा, 12 कितना हो जाएगा, 36 और 30 घट गया, तो क्या बचा, अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या 6। जिस ऑप्शन में 6 यानी कि 6 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में कहता है कि 10 cm गुना 15 cm गुना 8 cm बीमा के एक ढक्कन सहित बॉक्स के निर्माण के लिए आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में ढक्कन सहित बॉक्स का निर्माण जोड़कर आपको थोड़ा सा डरावना बना दिया है, लेकिन क्वेश्चन वो नहीं कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ढक्कन सहित बॉक्स के निर्माण के लिए आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी कार्डबोर्ड यानी कि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की चर्चा कर रहा है। तो क्या होता है इसके लिए, आप जानते हैं 2 × LB प्लस LH प्लस BH, क्या हो जाएगा, BH। बस मान रख दीजिए, आंसर हम लोग के सामने रखा हुआ है। तो 2 का 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 × 10 प्लस 15 × 8 प्लस 10 × 8 हो जाएगा। कर दीजिए इसका कैलकुलेशन, 2 का 2 हो जाएगा, यहां हो जाएगा हम लोग पास 150, 120, उसके बाद हो जाएगा 80, 200, 300, 350, 2 × 350 यानी कितना हो जाएगा, 700 cm स्क्वायर। जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में कहता है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अभाज्य संख्या हमें पता होना चाहिए। प्रथम 10 अभाज्य संख्या बोला है, तो ध्यान से देखिएगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, औसत का मतलब होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, तो सबको जोड़ेंगे ना, तो जानते कितना आ जाएगा, 129 और संख्या कितना है 10, इससे भाग दे देंगे तो इसका औसत निकल गया 12.9। जिस ऑप्शन में 12.9 दिया गया है वही तो हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में कहता है वह सबसे बड़ी कौन सी संख्या है जिससे 209 एवं 347 में भाग देने पर क्रमशः 5 एवं 7 शेषफल प्राप्त हो? तो ध्यान से देखिएगा, करते क्या इसमें, 204 डायरेक्ट हम घटा दिए, 209 माइनस न 5 करेंगे, उसके बाद मान आएगा इसका 204, उसके बाद हो जाएगा 347 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा 340, और इसका HCF निकालेंगे और वही जो मान आएगा ना वो बड़ी से बड़ी हो जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा इसका HCF कैसे निकालेंगे, तो 340
40 में भाग देंगे 204 से। जब हम लोग इसमें भाग देंगे 204 से तो एक बार में जाएगा तो हो जाएगा 204। 10 तो यहां हो जाएगा 6, यह बन गया कितना 3 हो जाएगा। उसके बाद यहां हो जाएगा 1। उसके बाद फिर इससे भाग देंगे तो 2 बार में तो जाएगा नहीं, एक बार में जाएगा। तो क्या कितना आ जाएगा 136। तो यह बन गया कितना 8 हो जाएगा। उसके बाद यहां कितना बन जाएगा हम लोग के पास 6 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फिर से एक बार देखते हैं। तो सॉरी एक दहाई ले लिए है ना, नहीं होगा, इतना हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो 14 तो ठीक है, यह बन गया हम लोग के पास 9। तो 6 यह तो कैंसिल हो जाएगा। अब इससे भाग देंगे 68 से तो हो जाएगा 136। कर दीजिए 2 से, 2 बार में जाएगा। 8 9 16 का 6, 12 और 1 13, पूरा कट रहा है। यानी कि इसका HCF जो आएगा कितना आएगा 68। और जिस ऑप्शन में 68 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में कहता है, यह बोट एंड स्ट्रीम का प्रश्न दिया गया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक जहाज की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। रोहन उस जहाज से 21 किलोमीटर की दूरी तक जाता है एवं पुनः प्रस्थान बिंदु पर लौट जाता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके लिए आपके लिए अगर नहीं समझ में आता, एक फार्मूला भी होता है इसमें कि टोटल यानी कि कुल समय बराबर डिस्टेंस बटा धारा की दिशा में, और एक बार हो जाएगा धारा की विपरीत दिशा में। जाने और आने की बात होती है। अब ध्यान से देखिएगा, कुल समय बराबर हमारा क्या हो जाएगा। कुल समय डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 21 किलोमीटर, और जाता एक बार आता है तो धारा का चाल दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। एक बार धारा की दिशा में जा रहा है और एक बार धारा के विपरीत दिशा में जाएगा। तो 5 में से 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहां भाग देंगे तो अब घंटा में देखिए हमारे पास ऊपर दूरी और नीचे चाल दिया हुआ है, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3 घंटा यहां पर आएगा, और इससे यहां पर काटेंगे तो 7 घंटा यहां आएगा। टोटल कितना घंटा हो जाएगा 10 घंटा हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में 10 घंटा दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हम जानते हैं कि सबसे पहले भाग की क्रिया किया जाता है, तो क्या हो जाएगा 31/3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो देखिए इससे यह कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 का 5 और 5 15 अर्थात 155। जिस ऑप्शन में 155 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं है, ये सिंप्लीफिकेशन में लायक भी नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में कहता है कि 500 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए ताकि पहले भाग का दूसरे भाग से अनुपात 5:3 हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या होना 5:3 हो पहले भाग से दूसरे भाग का। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। अनुपात 8 का मान हमको दिया हुआ है कितना 500, तो अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा देख लीजिए। 8 छक 48, तो क्या बचेगा 48 2 20, यानी कि 8 दूना 16। उसके बाद क्या हो जाएगा दशमलव जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। अब 1 का मान निकाल लीजिए, अनुपात 5 का मान निकालिए, तो 5 से गुना करेंगे तो 50 25 का 5, तो हासिल हो जाएगा 2। 5 दूना 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। 35 सॉरी 5 छक 30 और 1 कितना हो जाएगा 31, और 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो कितना जाएगा 312.5। अब देखिए किस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में है, इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा उसी के साथ जो है 187.5। अब जिस ऑप्शन में ये मान दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में कहता है कि 12 cm त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत अधिकतम संभव लंबाई का वर्ग खींचा जाता है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 12 cm त्रिज्या वाला एक वृत्त होगा, क्या होगा 12 cm त्रिज्या वाला एक वृत्त हो गया। अब ध्यान से देखिएगा,
इसमें अधिकतम संभव लंबाई का क्या बनेगा, यही बनेगा। और यह इसका मान लीजिए केंद्र है। अब ध्यान से समझिएगा, यह इसकी त्रिज्या है r 12, फिर यहां से इसकी त्रिज्या है यह 12, लेकिन यह वर्ग के लिए क्या है, वर्ग के लिए उसका विकर्ण है। क्या है, तो विकर्ण हमको दिया हुआ है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, √2a बराबर 24 दिया हुआ है। तो a का मान कितना हो जाएगा, 2 इसमें से इसको देंगे तो कटेगा, तो क्या आएगा 12√2 बच जाएगा cm। अब समझिएगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो 12√2 का स्क्वायर कर देंगे तो 12 बरहा 144 है, गुना कर देंगे 2 इसके बदले में, तो क्या हो जाएगा 288 cm स्क्वायर। जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में कहता है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्षों में 756 एवं 3.1/2 वर्षों में 873 हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसको पहले पूर्णांक तोड़िए, 7 दूना 14, सॉरी 7 दूना 14 करें, 3 दूना 6, कितना जाएगा 7, 7/2 वर्ष में कितना हो जाता है 873 रुपया हो जाता है। और यह 2 वर्ष में कितना हो जाता है 756 रुपया हो जाता है। घटाइए तो यहां कितना आएगा, 1.5 वर्ष आएगा, यानी 3/2 वर्ष आएगा हम लोग के पास। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर, अब घटाइए इसको, कितना जाएगा, यह बनेगा 13 में से 6 घटेगा तो कितना जाएगा 7 हो जाएगा। यह बन गया 6, कितना जाएगा 1, फिर यहां कितना जाएगा 1। अब ध्यान से देखिएगा, इस 3 से यह कटेगा, काट दीजिए। 3 से जब यह कट रहा है तो 3 तिया 9, और उसके बाद कितना हो जाएगा 2, तो 9 तिरका 27, 9 बन जाएगा। यानी 1 वर्ष का मान कितना हो जाएगा, इधर लाके इसको गुना करा दीजिए, 9 दूना 18, 3 दूना 6, 1 7, 78 रुपया। तो 2 वर्ष में कितना होगा, 2 वर्ष में हो जाएगा, इधर दुगुना तो इधर 8 दूना 16 और 7 दूना 14, 1 15, 156 रुपया 2 वर्ष में। अब क्या करेंगे, इस मान में से घटा देंगे तो हमारा मूलधन पता चल जाएगा। तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा हम लोगों का 756 माइनस 156 बराबर 600 रुपया हो गया। अब पता चल गया, अब दर निकल जाएगा हमारा। तो हम जानते हैं कि ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा हो जाएगा 100। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 6 से इसको काट कर देख लीजिए, 6 दूना 12 और 6 के कितना हो जाएगा 36, और इससे कट जाएगा कितना 13, यानी आर का मान कितना गया 13%। अर्थात जिस ऑप्शन में 13% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 यह पाइप एंड सिस्टर्न नल एवं टंकी का प्रश्न है। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि एक नल एक खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि टंकी की तली में छिद्र भरी टंकी को 28 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल, यानी कि दोनों, यहां कॉमा भी होना चाहिए, यदि दोनों नल एवं छिद्र एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में लिया गया समय है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भर रहा है, इसको मान लिए कि ए है, और भरता है जिसमें प्लस संकेत देंगे, ऊपर टाइम नीचे इफिशियंसी को लिखेंगे 20 मिनट में। और मान लिए जो खाली कर रहा है छिद्र, उसको बी या होल भी हम लोग कह सकते हैं। होल मतलब छिद्र होता है। तो मान लिए कि 28 मिनट में यह माइनस से इसको डिनोट किया जाता है जो खाली करता है। अब देखिए इसकी इफिशियंसी ज्ञात करेंगे तो दोनों को पहले 4 से कट रहा है तो कितना हो जाएगा 7 चौका 28, और यह हो जाएगा कितना हम लोग के पास 5 हो जाएगा। 7 गुना 14 140, यहां भी 140 आएगा। दोनों को खोल एक साथ खोलने की बात कर रहा है। जब दोनों को जोड़ेंगे आप बताइए तो +7 और -5 जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस रिजल्ट प्राप्त होगा कितना 2। यहां 140 यहां 140, तो 2 में हम कितना से गुना कर दे कि यह भी 140 बन जाए, तो 70 दूना 140 70 मिनट हो जाएगा, यानी 70 मिनट लगेगा। और जिस ऑप्शन में 70 मिनट दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर दीजिएगा।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।